हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्तर पाठशाला में। अभी जो है नई एसओपी जो है वो जारी कर दी गई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोविड कर्फ्यू से रिलेटेड ये पूरी की पूरी न्यूज़ है। 6 जून 2021 का ये आपका जो है एक पूरा लेटर यहाँ पे है, जिसके अंदर एक सारी की सारी आपको एसओपी देखने के लिए मिलेगी। और मुख्य सचिव जो है उत्तराखंड शासन के, उनकी तरफ से ये जो है भेजा गया है, देख सकते हैं आप। कोविड-19 का जो कर्फ्यू है उससे रिलेटेड ये है। और इसमें जो है दोस्तों फ़िलहाल आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स के माध्यम से अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। तकरीबन तकरीबन अगर आप देखें तो 14 से 15 पॉइंट जो हैं यहाँ देखने के लिए मिलेंगे आपको, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट बताया गया है कि कैसे उत्तराखंड के अंदर कोविड जो है वो आगे चलेगा, कर्फ्यू। तो अभी अगर आप देखें तो सबसे बड़ी डिटेल तो आपको यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में दिखाई देगी। जो कोविड कर्फ्यू है वो 8 तारीख तक अभी था, 6 बजे तक। अब वो 8 से बढ़ा करके 15 तारीख तक कर दिया गया है। तो 15/6/2021 तक 6 बजे ये सुबह प्रभावी रहेगा। अब देखिए आगे गवर्नमेंट क्या लेती है ये तो अलग चीज़ है, लेकिन अभी 15 तारीख तक आपका सेम जो अभी चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें जो बदली हैं उनके बारे में आप देख सकते हैं। देखिए अब क्या होगा कि क्या ग्राम पंचायतों में भी इसी तरीके से लॉकडाउन लगा रहेगा? तो इसके ऊपर तो ये आदेश जो हैं ये जारी किए गए हैं कि जो जिलाधिकारी हैं वो अपने ज़िलों के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ये चीज़ें देख सकते हैं कि अगर संक्रमण ज़्यादा है तो आपका लॉकडाउन रखें, अदरवाइज़ गाँव में थोड़ा बहुत रियायतें दी जा सकती हैं। अब अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो वैक्सीन की बात है कि क्या भैया लॉकडाउन के अंदर वैक्सीन चलेगा? तो बिल्कुल वैक्सीनेशन जो है ये चलता रहेगा। ठीक है, अगर बाय द वे आप वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं और अगर कोई पुलिस वाला कहीं रोके, किसी टैक्सी को, ऑटो रिक्शा में, किसी में भी आप जा रहे हैं निजी वाहन से अगर रोक लें, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपका रजिस्ट्रेशन दिखाना है वैक्सीनेशन का। वो नहीं है तो मैसेज दिखा दीजिए, अदर प्रूफ जो भी आप लेके जा रहे हैं वो दिखा दीजिए, तो उससे जो है आपको जाने दिया जाएगा, बिल्कुल जाने दिया जाएगा। इसके अलावा अब देखिए अगर बाय द वे कहीं मैरिज वगैरह है तो सबसे ज़्यादा तो यही कहा जा रहा है कि शादी वगैरह ना की जाए, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, कोविड में शादी वगैरह ना की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी अगर ऐसी कोई स्थिति बन रही है कि नहीं शादी तो करनी ज़रूरी है, तो इसमें क्या करना है कि 20 लोगों की परमिशन है कि 20 लोग जो हैं वो जा सकते हैं शादी के अंदर। और उनको भी 72 घंटे पूर्व से लेकर के, मतलब 72 आवर्स पहले की कोई एक उनके पास आरटीपीसीआर का नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट होना आवश्यक है। यानी कि जो भी 20 लोग जाएंगे उनमें नेगेटिव रिपोर्ट होना कंपलसरी है आरटीपीसीआर की। इसी तरीके से अगर आप देखें तो शव यात्रा जो है उसमें भी 20 लोगों की लिमिटेशन जो है वो लगा दी गई है। अब देखिए क्या क्या बंद हैं उनके बारे में आपको वैसे भी पता है, फिर भी देख लीजिए। जो आपका शैक्षिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान है वो बंद रहेंगे, और ऑनलाइन और जो डिस्टेंस लर्निंग है वो चलती रहेगी। ठीक है, इसमें कुछ खास प्रावधान भी है, जैसे एमबीबीएस के 4th एंड 5th ईयर के हैं, बीडीएस के 4th ईयर के हैं, नर्सिंग क्लास फाइनल ईयर हैं, वो जो है वो चलते रहेंगे। उसमें आपका जो भी केस टू केस है उसके बेसिस पे परीक्षा वगैरह की अनुमति दी जाएगी, ये सब। इसके अलावा अगर आप देखें तो सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान है, बाजार है, जिम, खेल संस्थान है, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्विमिंग पूल और मनोरंजक पार्क। उसके अलावा अगर आप देखें थिएटर और ऑडिटोरियम, ऐसे जो स्थान है, खासकर ये वो स्थान है जहाँ भीड़ जो है वो लगने की संभावना रहती है, तो ये सभी बंद रहेंगे। अब इसके अलावा आप यहाँ देखिए समस्त राजनीतिक, सामाजिक और खेल गतिविधियाँ जो हैं, चाहे उसमें मनोरंजक आप ले लीजिए, कोई शैक्षिक गतिविधि ले लीजिए, कोई सांस्कृतिक समारोह है। इसके अलावा ऐसी कोई गैदरिंग जहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे लोग आने वाले हों, वो जो है वो भी बंद रहेंगे, अब जब तक अगला आदेश नहीं आता तब तक। इसके अलावा मान लीजिए आप उत्तराखंड से बाहर कहीं हैं और अभी उत्तराखंड आ रहे हैं, तो आपको ये करना है कि एक 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, तभी आपको जो है अनुमति मिलेगी। इसके अलावा आपको जो है स्मार्ट सिटी की जो वेब पोर्टल है, smartcity.dehradun.uk.gov.in, इसके अंदर आपका पंजीकरण होना आवश्यक है अगर आप उत्तराखंड के बाहर हैं और अभी वापस आ रहे हैं तो। ठीक है, और उसके बाद भी अगर आप उत्तराखंड आते हैं तो यहाँ जो भी गाइडलाइन है, स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे एमएचए की हो, चाहे एमओएचएनएफडब्ल्यू की हो, हेल्थ एंड जो फैमिली वेलफेयर है, इसमें से किसी की भी अगर एसओपी है तो उनका आपको पालन करना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि उत्तराखंड के बाहर के कोई हैं लेकिन उनका गांव है, पैतृक गांव जो है वहाँ वो वापस आ रहे हैं, तो बिल्कुल उन्हें भी इसी तरीके से आने दिया जाएगा। लेकिन उनको जो विलेज क्वारंटाइन फैसिलिटी है, जो कि ग्राम प्रधान की निगरानी में गांव में स्थापित है, उसके अंदर अनिवार्य रूप से 7 दिनों तक आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। अब मान लीजिए आइसोलेशन में रहे और कोई लक्षण अगर नहीं आते हैं तो बिल्कुल वो अपने घर वापस फिर जा सकते हैं 7 दिन बाद आराम से। अगर बाय द वे लक्षण वगैरह कुछ आते हैं तो इसमें क्या होगा कि उसमें जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसका व्यय किया जाएगा और उसके बाद उनको उन लक्षणों के आधार पर जो है मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा। अब मान लीजिए कि किसी को विलेज क्वारंटाइन फैसिलिटी में रखा गया है
ठीक है। तो वहाँ पे जो पेयजल है, साफ सफाई है, बिजली है, बिस्तर है, इसका भुगतान कैसे होगा? तो ये जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये जो निधि प्राप्त की गई है ग्राम पंचायत के द्वारा, उसके द्वारा ही किया जाएगा। यानी कि इसमें कोई पर्सनल खर्चा आपको नहीं करना है। इसके अतिरिक्त अगर कम पैसा पड़ता है जो कि विलेज पंचायतों के पास है, तो इसमें होता ये है कि जो अभी राज्य आपदा मोचन निधि है, यानी कि स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड जो है, इससे भी पैसा जो है वो जिलाधिकारी जी के द्वारा दिया जा सकता है। तो ऐसा कुछ वो नहीं है। और जो सीएमआरएफ है, उससे भी विलेज क्वारंटाइन फैसिलिटी में होने वाला जो व्यय है वो ग्राम पंचायत को दिया जाएगा। तो एक तरीके से ग्राम पंचायत जो है वो इसके लिए आपकी टोटल रिस्पॉन्सिबल जो है अथॉरिटी रहेगी कि वो विलेज क्वारंटाइन सेंटर के अंदर काम करे। अगर आपके आसपास कोई गांव के अंदर विलेज क्वारंटाइन सेंटर है तो बिल्कुल उसके बारे में जो है आपको थोड़ा सा जानकारी भी रखनी है। अगर कोई गांव में आपके आता है तो ठीक है, उसे उस जगह पे रुकना पड़ेगा। तो वहाँ की फैसिलिटीज़ वगैरह जो है ये आपको सरकार की तरफ से इसके लिए फाइनेंसिंग मिलेगी। चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए। इस बार भी जो है जिला प्रशासन जो है वो क्वारंटाइन सेंटर्स का संचालन जिला स्तर पर भी करेगा। ठीक है। और इसका जो भुगतान है वो भी आपका स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड की तरफ से ही किया जाएगा। ठीक है। चलिए ये तो कुछ इसकी बात रही आपकी फाइनेंस की। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नगर निकाय जो सार्वजनिक स्थलों पर चीज़ें देखती है, जैसे कि आपने देखा होगा बस स्टैंड है, कहीं रेलवे स्टेशन है, कोई मार्केट है, कहीं मंडी है जहाँ भीड़ भाड़ लगती है, कभी कभार एसेंशियल कमोडिटीज़ जहाँ से आप खरीदने जाते हैं, कोई दूध वगैरह का सामान है, सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, भीड़ वगैरह लगती है, तो वहाँ जो सैनिटाइजेशन है वो कौन करेगा? तो वो जो है नगर निगम जो है, नगर निकाय जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसके अलावा कोविड कर्फ्यू की अवधि में जो नीचे अभी कुछ सेवाएं मैं आपको बताऊंगा 14 पॉइंट के अंदर, उनको किस किस तरीके से कैसे कैसे छूट दी गई है वो आप देखेंगे। पहले तो आप देख लीजिए जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, चाहे वो आयुष मंत्रालय की हो चाहे वो सामान्य हो, कहने का मतलब कि आयुर्वेदिक कोई अथॉरिटी हो चाहे वो एलोपैथी की कोई अथॉरिटी हो, ये सब 24 घंटे चालू रहेंगी। अब जो 24 घंटे लगातार चलेंगी वो कौन कौन है देख लीजिए। जो हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम है, क्लिनिक है और टेलीमेडिसिन है, ये तो चलती रहेंगी। डिस्पेंसरी है, केमिस्ट है, फार्मेसी है, जन औषधि केंद्र है, ऑप्टिकल शॉप है और मेडिकल शॉप है, ये बिल्कुल चालू रहेंगी। इसके अलावा चिकित्सा प्रयोगशाला है और जो कलेक्शन सेंटर्स हैं जहाँ सैंपल को जो है कलेक्ट किया जाता है, ये सब भी खुले रहेंगे। मेडिकल रिसर्च लैब है, कोई कोविड-19 से रिलेटेड अनुसंधान करने वाले संस्थान हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, ये सब भी खुले रहेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो पशु चिकित्सा अस्पताल भी खुले हैं, औषधालय, क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब, वैक्सीन और दवा की बिक्री और आपूर्ति, ये सब बिल्कुल चालू रहेंगे, 24 आवर चालू रहेंगे। इसके अलावा देखिए कोई ऐसे अस्पताल हैं जिनको कोई निजी प्रतिष्ठान जो है कोई सुविधा देते हैं, मान लीजिए कोई होम केयर प्रोवाइडर है, डायग्नोस्ट है, सप्लाई चेन फर्म है, तो इन चीज़ों को भी बिल्कुल अलाउ किया गया है कि अगर ये किसी भी तरीके से मेडिकल अथॉरिटीज़ से लिंक है, कोई हॉस्पिटल से लिंक है, मान लीजिए कोई गाड़ी जो है वो काम कर रही है कि दवाइयाँ वगैरह इधर से उधर ले जानी है, तो ये सब जो है चालू रहेंगी 24 आवर्स। ठीक है। चलिए इसके अलावा देख लीजिए ऐसी कोई इकाई है जो क्या करती है, कच्चे माल का निर्माण करती है या उससे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए कुछ सामग्री बना रही हो, है ना, पैकेजिंग कर रही हो, ये सब बिल्कुल चालू रह सकती है। एम्बुलेंस का जो निर्माण है ये सब बिल्कुल चालू रहेगा। कहीं मान लीजिए हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो ये भी खुले रहेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं बड़ा अवेटेड जो है, बैंक खुले रहेंगे या नहीं, इन चीज़ों के बारे में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी आते रहते हैं। तो इनके बारे में देख लीजिए कि जो बैंक शाखाएं हैं वो 10 से 2 तक खुलेंगी, मतलब टोटल टाइम नहीं है, 10 से 2 तक ये आपको खुले मिलेंगी। इसके अंदर एटीएम भी खुला रहेगा आपका, आईटी सेवा प्रदाता जो है बैंकिंग के, वो बैंकिंग संपर्क जो है, एटीएम संचालक है, नकदी प्रबंधन एजेंसियाँ बिल्कुल खुलेंगी, 2 बजे तक खुलेंगी। सहकारी वित्तीय समितियाँ भी खुलेंगी, कोऑपरेटिव बैंक वगैरह ये सब खुले रहेंगे, कहने का मतलब। इंश्योर्ड पर्सन को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की जो शाखाएं हैं वो भी खुली रहेंगी। ठीक है ना। और इसमें जो है ये प्रयास किया जाएगा कि न्यूनतम कर्मचारी जो हों वो हों और बाकी जितने हो सके घर से काम करें। अच्छा, इसके अलावा क्या कुछ रोज चालू रहेगा तो देख लीजिए। तेल और गैस का जो क्षेत्र है तो इसमें बिल्कुल समस्या नहीं लेनी है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, मिट्टी का तेल हो, रसोई गैस हो, ये हमेशा चालू है तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन है, पारेषण है, वितरण है, ये सब खुला रहेगा। तो बिजली के जितने भी विभाग हैं सब मिलेंगे आपको खुले हुए। डाकघरों की जो डाक सेवाएं हैं वो भी खुली मिलेंगी। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इनमें जो है आपको पूरा स्टाफ देखने के लिए नहीं मिलेगा, थोड़ा सा स्टाफ को मिनिमाइज़ किया जाएगा, इसका ध्यान रखा गया है। ठीक है। नगर पालिका और स्थायी निकाय जो हैं वो जल स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंधन ये कर देंगे, बिल्कुल कूड़ा कचरा रोज उठाया जाएगा। टेलीकॉम टावरों का रखरखाव जो होता है, चाहे उसके लिए आपका दूरसंचार के लिए, डीटीएच के लिए, इंटरनेट के लिए कोई भी हो, तो ऐसे कर्मचारी और इनके वाहन जो हैं उनको आने जाने की बिल्कुल छूट होगी। इसके अलावा देखिए इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर जो हैं ये भी बिल्कुल काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनके लिए प्रोटोकॉल जो है वो मानने पड़ेंगे। अब मान लीजिए कोई वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जो आपके सस्ते गल्ले की दुकान है
वो आपको 8 जून से 15 जून तक सुबह 8 से 12 बजे तक खुली मिलेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब सस्ते गल्ले की दुकानें बिल्कुल खुली हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें खुली हैं। अब मान लीजिए कोई राशन की दुकान है, किराने की दुकान है, जनरल स्टोर जिसको कहते हैं, ये खुलेंगे 2 दिन। एक तो आपको 9 जून को देखने के लिए मिलेगा, 9 जून 2021 बुधवार को ये खुलेंगे, और दूसरा आपका 14 जून यानी कि सोमवार को आपकी ये दुकानें खुलेंगी 8 से 1 बजे तक। तो टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है, 8 बजे से 1 बजे तक ये दुकानें खुली हैं। मान लीजिए बुक स्टोर है, स्टेशनरी शॉप है, ये आपकी खुलेंगी 9 जून को और 14 जून को। ठीक है, यानी कि सेम टाइम है, वही 8 से 1। जिस दिन जनरल स्टोर आपके खुलेंगे, स्टेशनरी भी खुलेगी। इसी तरीके से खाद्य पैकेजिंग है, कपड़ा है, रेडीमेड का है, दर्जी की दुकानें हैं, चश्मे की दुकानें हैं, साइकिल स्टोर, औद्योगिक मशीनरी, मोटर पार्ट्स की दुकान, ड्राई क्लीनर्स की दुकान, ये दिखेंगी आपको 11 जून को खुली हुई। ये शुक्रवार को खुलेंगी 11 जून को, और 8 से 1 बजे तक खुलेंगी। अब मान लीजिए कोई फोटो स्टेट की दुकान है, वैसे तो ये फोटोकॉपी की काफ़ी दुकानें आपको ऊपर स्टेशनरी में मिल जाएंगी, बट फोटोकॉपी की जो दुकानें हैं और टिम्बर मर्चेंट जो हैं, ये आपको 9 तारीख को जो है वो मिलेंगी 8 से 1 बजे तक। तो 8 से 1 सभी का टाइम है। मदिरा की दुकानें, अल्कोहल शराब वगैरह की जो दुकानें हैं, ये आपको 9 जून को, 11 जून को और 14 जून को मिलेंगी 8 से 1 बजे तक। ठीक है, अब बार जो है वो बंद रहेंगे, ये थोड़ा सा एक चीज़ है। इसके अलावा देख लीजिए, सो अभी मालवाहक वाहन है जिसमें जो लदे हुए हों चाहे खाली हों, इनके लिए जो है इनको अनुमति है, राज्य और अंतर्राज्यीय आवागमन तो कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए फल सब्जी है, डेयरी है, दूध है, बेकरी है, मांस है, चिकन है, मछली है, उनका परिवहन है, उनका वेयर हाउस है, ये जो है ये रोज़ खुलेंगी, लेकिन 8 से 12 तक खुलेंगी। ठीक है ना, और साथ में प्रोटोकॉल जो है कोविड-19 का वो भी फॉलो करना है। और मंडी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तो अगर कहीं सब्जी मंडियाँ, फल सब्जी मंडी जहाँ स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलती हैं, गाड़ी से उतरी, लोडिंग अनलोडिंग हुई, लोगों ने खरीदी, विक्रेताओं ने खरीदी, तो वहाँ घुसने की परमिशन नहीं है कि भैया आप गए और जहाँ माल लोड हो रहा है, जहाँ उतर रहा है, उन मंडियों से आम जनता जो है वो नहीं खरीद सकती, वो बाद में जो दुकानें हैं वगैरह इनसे खरीदेंगे। ठीक है, इसके अलावा स्थानीय विक्रेताओं के माध्यम से ही ये चीज़ें बेची जाएंगी, और स्पेशली इसमें देखिए होम डिलीवरी वर्ड यूज़ किया गया है। कोशिश की जाएगी जिला प्रशासन के द्वारा भी कि होम डिलीवरी हो तो ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे। इसके अलावा देख लीजिए होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, भोजनालय हैं, ढाबे हैं, ये केवल या तो टेक अवे करेंगे या होम डिलीवरी के लिए ही रसोई संचालित करेंगे भैया। वहाँ बैठ कर के जो खाना है वो बिल्कुल बंद रहेगा। अब मान लीजिए कोई राष्ट्रीय राजमार्ग है या इन रास्तों में चलने वाले जो लोग हैं, वाहन चालक हैं, उनको भी भोजन पैकिंग कर दिए जाने की अनुमति होगी, कि रास्ते में कोई अगर होटल है तो वहाँ से पैकिंग जो है वो पॉसिबल है। डाइनिंग जो है आपकी बैठ के खाने के लिए, ये अभी खुला नहीं है। इसके अलावा देख लीजिए पशु चारा है, बीज है, उर्वरक है, कीटनाशक है, इसके जो प्रतिष्ठान हैं और उनके परिवहन है और उनकी वेयर हाउसिंग है, यानी कि जहाँ ये बिकते हैं, जिनके माध्यम से इसको लाया जाता है और जहाँ इनको रखा जाता है, ये जो है ये रोज़ खुलेंगे 8 से 11 बजे तक। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इनका टाइम 8 से 11 है। इसके अलावा मान लीजिए अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ब्लू डॉट है, DTDC, मिंत्रा, ये जो सेवाएं हैं, यानी कि जो ऑनलाइन डिलीवरी देती हैं, इनको अनुमति है कि ये जो है ये कर सकती हैं, बशर्ते कि इसके अलावा अगर कहीं इनको रोका जाए और किसी स्थान पर इनसे पूछा जाए कि बताइए भैया डॉक्यूमेंट है आपके पास, तो इन्हें डॉक्यूमेंट जो है वो दिखाने पड़ेंगे, अपना परिचय पत्र दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा देख लीजिए खाद्य और किराने की जो दुकानें हैं, फुटकर विक्रेता जो है वो होम डिलीवरी कर सकते हैं, उन्हें इसकी छूट है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स और सोशल मीडिया पे इसका काम चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये काम होते रहेंगे। इंटरनेट सेवाएं हैं, प्रसारण है, केबल सेवाएं हैं, ये चलेंगी। पेट्रोल पंप, LPG, पेट्रोल खुदरा अलायंस, भंडारण, ये सब खुला है। बिजली उत्पादन, पारेषण, वितरण इकाइयाँ खुली हैं। कोल्ड स्टोरेज और वेयरिंग हाउस खुले हुए हैं। इसके अलावा आप देखें तो कार्यालय और आवासीय परिसरों के रखरखाव की जो निजी सुविधाएं हैं, सुरक्षा सेवाएं हैं, ये खुली हैं। क्वारंटाइन सुविधाओं के लिए उपयोग हेतु चिन्हित किए गए प्रतिष्ठान ये भी खुले होंगे। अब जो निर्माण उपकरण है, सीमेंट, सरिया वगैरह, ये दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन ये 8 से 12 तक खुलेंगी। ऑटोमोबाइल मरम्मत की दुकानें भी खोली जाएंगी, तो ये आप देख लीजिए, ऑटोमोबाइल मरम्मत जो है ये खुलेंगी बिल्कुल। इसके अलावा एसेसरीज़ की दुकानें जो हैं, अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी का कोई पार्ट आपको लेना है, तो ये आपको लेना होगा 11 जून को या फिर 14 जून को, 8 से 1 बजे तक ये आपको मिलेगा। और इन सभी में जो कर्मचारी हैं वो बिना किसी प्रतिबंध के वैध ID कार्ड के साथ अपने प्रतिष्ठानों में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स एंड कंटिन्यू विद ऑक्यूपेसी रेस्ट्रिक्शंस ऑफ 2/3 ऑफ कैपेसिटी, ये आपको देखना है। आधी कैपेसिटी नहीं है, 2/3 की कैपेसिटी कर दी गई है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। अभी 2/3 का मतलब आपका ये हो गया कि अगर 3 की सीट है गाड़ी में तो 2 लोग जो हैं वो बैठ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए। इसके अलावा पास वगैरह लेने के लिए पोर्टल यहाँ पे डाला गया है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए, इसके अलावा अगर कोई सार्वजनिक परिवहन है
यानी कि गवर्नमेंट का कोई बस वगैरह अगर आप देख रहे हैं तो वो भी 2/3 कैपेसिटी से चलेगा, जिसको जहाँ जहाँ जाना है। इसके अलावा गढ़वाल से कुमाऊँ या कुमाऊँ से गढ़वाल, एक तरीके से आप देखें, जो कि यूपी बॉर्डर के थ्रू आपका रोड चलता है, वहाँ से जो जाएंगे उन्हें कोविड परीक्षण के प्रमाण पत्र की आवश्यकता तो नहीं होगी, लेकिन स्मार्ट सिटी में उनका पंजीकरण जरूर होगा। यानी कि अगर आप मान लीजिए एक मंडल से दूसरे मंडल जा रहे हैं थ्रू यूपी, तो आपको RT-PCR की रिपोर्ट तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको आपका पंजीकरण जरूर करवाना है। चलिए अगला देख लीजिए। अगर मान लीजिए कोई बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आते हैं और आर्म्ड फोर्स के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, तो उनके लिए आवश्यकता नहीं है RT-PCR की, या उनके परिवार के सदस्यों के लिए भी नहीं है, बशर्ते कि स्मार्ट सिटी का ई-पास जो वेब पोर्टल है वहाँ अनिवार्य रूप से पंजीकरण सबको कराना है। मतलब अगर आप उत्तराखंड में आ रहे हैं या जा रहे हैं तो पंजीकरण आपका जरूर होगा, और जो SOP हैं वो आपको दे दी जाएंगी कि इनका आपको पालन करना है। चलिए अब देख लीजिए, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर, ये जो मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले जो नागरिक होंगे उनको RT-PCR या फिर RAT नेगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर आप देहरादून हैं, हरिद्वार हैं, पौड़ी गढ़वाल में है, नैनीताल में है, अभी उधम सिंह नगर के मैदानी जिलों में है, मैदानी क्षेत्रों में है, मान लीजिए जैसे नैनीताल का इलाका है, अगर आप हल्द्वानी के इलाके में हैं तो फिर अगर आप वहाँ से नैनीताल भी जाना चाहें या किसी पहाड़ी इलाके में अगर आप जाना चाह रहे हैं, तो पर्वतीय क्षेत्रों में जाना चाह रहे हैं, तो आपको फिर इसके लिए जो है RT-PCR चाहिए। जो बॉर्डर चेक पोस्ट होगा जिला प्रशासन का, वहाँ इसका जो है कड़ाई से अनुपालन भी होगा। अब एक चीज़ और है, हरिद्वार के अंदर आपको पता है अस्थि विसर्जन का जो है कार्यक्रम है ना, तो यहाँ निजी वाहनों से भी लोग आते हैं, शासकीय वाहनों में भी जो है क्षमता होती है कि लोग बैठेंगे उसमें आएंगे, तो यहाँ 50% की शर्त का अनुपालन है, और इसके अलावा केवल 4 लोगों को ही कोविड प्रोटोकॉल के साथ आने की छूट है। मतलब ये नहीं है कि अगर आप बस लेकर जा रहे हैं और उसमें 130 की कैपेसिटी है तो 15 लेके चले गए, ऐसा नहीं है। 4 लोगों को ही परमिशन है, और वो भी 50% की कैपेसिटी आपको रखनी जरूरी है। ये नहीं कि 4 लोग जाने अलाउड हैं तो 4 सीटर कार लेके चले गए, तो ये थोड़ा सा नहीं कर पाना होगा। ठीक है, 8 लोगों की जो व्हीकल की अगर क्षमता है तो उसमें 4 लोग जो हैं वो जा सकते हैं। उसके लिए भी देखिए कोविड प्रोटोकॉल मानना है, वेब पोर्टल के अंदर जो है आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, और RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट होने की अनिवार्यता भी रखी गई है। ठीक है, इसके बाद ही आपको राज्य में आने की अनुमति मिलेगी। अब मान लीजिए कोई ऐसी जो आपकी मालवाहक वाहन कोई लदे हुए हैं, चाहे खाली भी हैं, तो भी उनको राज्य और अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए, सामग्री के परिवहन के लिए लोड अपलोड करने की अनुमति उनको दे दी गई है, उनको अनुमति है। और ऐसे जो वाहन हैं जो लोड अनलोड करते हैं होलसेलरों के लिए, रिटेलरों के लिए, गोदामों के लिए, है ना, तो उनको रात 9 बजे से 5 बजे तक इसके लिए अनुमति है कि भैया चलिए रोज आप ये काम कर सकते हैं। अधिकारी कर्मचारी अपने संगठन संस्थान जो वैध ID कार्ड हैं वो देंगे सभी को, ठीक है, ताकि कहीं अगर किसी को रोका जाए तो वो अपना ID कार्ड दिखा सके। रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे जो एयरपोर्ट हैं, बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, वहाँ से जो आते हैं वो जो है वो आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आप यात्रा दस्तावेज और टिकट जो है ये दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ऑटो और टैक्सी केवल और केवल आपातकालीन उद्देश्य हेतु यात्रा की अनुमति है, यानी कि ऑटो टैक्सी लेके आप यूं ही घूमने नहीं जा सकते, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा देख लीजिए आपातकालीन आवश्यकता वाले जो बीमार व्यक्ति हैं उनके परिजन जो हैं उनको अनुमति दी जाएगी, और ये केवल तब होगी जब आप मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन दिखाएं, आप चिकित्सक की पर्ची दिखाएं, तो ही आपको आवागमन की छूट मिलेगी। इसके अलावा कोविड कर्फ्यू के दौरान अगर किसी की राज्य के अंतर्गत अति आवश्यक कार्य हो, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, किसी परिजन की मृत्यु हो, तो उसके संबंधित वो जिला प्रशासन को आवेदन करके उस स्थिति का सत्यापन करा करके एक अनिवार्य रूप से अनुमति उसको मिल जाएगी। और इसका भी ऑनलाइन जो वे है वो है स्मार्ट सिटी पर आपको आवेदन करना है, जो पोर्टल मैंने आपको बता दिया ये है smartcityderadun.uk.gov.in का। चलिए मान लीजिए 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के कोई व्यक्ति हैं और वो टीकाकरण और परीक्षण के उद्देश्य के लिए जा रहे हैं, तो उनको जो है अपना वैध परिचय पत्र या फिर पंजीकरण प्रमाण पत्र ले जाना जरूरी हो गया। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को वैध ID कार्ड रखना है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर कोई मीडिया से रिलेटेड जुड़ा हुआ कोई आदमी है तो एक जो है आपका ID कार्ड वो अपने पास रख सकते हैं, उसके बाद उनको भी परमिशन है। आवश्यक सेवाएं हैं, आपातकालीन सेवाएं हैं, कोविड-19 प्रबंधन से शामिल कोई निकाय है, ऐसे कोई संगठन है, उनके वाहनों को चलने की अनुमति होगी। ठीक है, तो उनको गाड़ी चलाने की अनुमति है। इसके अलावा अगर आप देखें तो सामग्री के आवागमन हेतु अगर कोई आयात निर्यात आवागमन है तो उसकी भी अनुमति है कि चलिए एक सामान इधर से उधर ले जाना जरूरी है, तो ये जा सकता है। चिकित्साकर्मी हैं, नर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है और अन्य अस्पताल की सहायक सेवाएं हैं, इनके लिए परिवहन की इनको अनुमति है। कोविड-19 व्यवहार के नियम और प्रोटोकॉल के साथ 50% की सीमा के अधीन निजी वाहनों को वैध ID के साथ आकस्मिक कारणों की अनुमति दी जाएगी। तो अगर प्राइवेट व्हीकल है तो 4 की सीट है, 6 की सीट है, तो आधे लोग जो है उसमें रह सकते हैं और
वो बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन आकस्मिक कारण होना चाहिए। ये नहीं है कि हमें घूमने का मन किया तो चल दिए, थोड़ा सा कोई अगर इमरजेंसी का काम है तो ये उसके लिए फिर परमिशन मिलेगी। कृषि उद्यान पशुपालन रिलेटेड चीज़ें हैं तो ये तो चलती रहेंगी, ठीक है। अब इसमें आप देख लीजिए क्या क्या है। श्रमिक जो कृषि कार्य करते हैं, बुआई है, नर्सरी की तैयारी है, भूमि की तैयारी, सिंचाई, रोपण, कटाई, थ्रेसिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग सब चालू है। कृषि बागवानी है, फ्लोरिकल्चर है, ऐसी गतिविधियां, खरीद वितरण, पैकेजिंग, वेयरहाउस, मंडियां, कोल्ड स्टोरेज, कृषि मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स है, उर्वरक है, कीटनाशक है, ये दुकानें बिल्कुल खुली होंगी। प्रोसेसिंग जो होती है मिल्क से रिलेटेड है, डेयरी वगैरह से जो है, ये भी बिल्कुल खुले हैं। पोल्ट्री फार्म है, मत्स्य पालन है, हैचरी है, ये सब जो है आपको खुली हुई मिलेंगी। अब ध्यान दीजिए, ये चीज़ें जल्दी ख़राब भी हो जाती हैं, तो ऐसे में गवर्नमेंट भी इसमें लॉस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है खुली हुई हैं। सरकारी, निजी उद्योग और औद्योगिक प्रतिष्ठानों से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हैं कि जो इंडस्ट्री हैं अर्बन और रूरल एरियाज़ में, चाहे कहीं भी हों, ग्रामीण क्षेत्रों में हों, शहरी क्षेत्रों में हों, वहाँ बड़े ही स्ट्रिक्ट वे में इनका पालन किया जाएगा। वहाँ कोई कर्मचारी है, श्रमिक हैं, उनके घर और कार्यस्थल तक जो लाने की ले जाने की व्यवस्था है वो क्या होगी, मैनेजमेंट को करनी पड़ेगी। और ये ज़रूरी है कि वो इसमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, उद्योग जो संचालन करते हैं अगर वो एसओपी का पालन नहीं कर रहे हैं तो जिला प्रशासन इस बात को गौर करेगा। इसके अलावा सरकारी और निजी क्षेत्रों की निर्माण गतिविधि अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल चालू है। मजदूर जो है वो आ सकते हैं और उनको थोड़ा सा, क्योंकि ये है कि मजदूर वगैरह को स्थानीय पुलिस की तरफ से थोड़ा सा कभी कुछ फेस करना पड़ सकता है, तो ऐसे में कहा भी गया है कि निर्माण गतिविधि और उसमें कार्यरत वाहन और मजदूर, इनको स्थानीय पुलिस और प्रशासन थोड़ा सा सहयोग करेगा, ठीक है। अब क्योंकि हो सकता है उनके पास वैध आईडी कार्ड ना हो या रिलेटेड चीज़ें ना हो, कोई अपने अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हो, तो उन्हें जो है इसके लिए छूट है कि चलिए थोड़ा सा सहयोग इन्हें किया जाएगा। और बाकी जो है निजी और राजकीय जो जगह है वहाँ अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके मजदूर जाते हैं तो ये काम जो है वो चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो श्रमिक हैं, कर्मचारी हैं, या तो उनको घर ले जाने की व्यवस्था जो है वो करनी पड़ेगी, जो नियोक्ता है या जो ठेकेदार है वो, या फिर यहाँ पे एक चीज़ और है कि वहीं जो जगह है वहाँ पे इसकी व्यवस्था की जानी है कर्मचारी और श्रमिकों के रहने की, कि वो परिसर जो है वहाँ रहने की उनकी व्यवस्था करनी है। समझ रहे हैं आप? तो ये दो काम जो है ये हो सकते हैं, या तो उन्हें घर भेजने की व्यवस्था की जाए या फिर जो है उसी जगह पर रहने की व्यवस्था की जाए। अब इसके अलावा थोड़ा सा यहाँ पे देख लें कि रक्षा है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, स्वास्थ्य है, परिवार कल्याण है, आपदा प्रबंधन है, इससे जो रिलेटेड एजेंसियां हैं, चाहे आप विमानपत्तन प्राधिकरण ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, एनआईसी ले लीजिए, ठीक है, खाद्य निगम ले लीजिए, एफसीआई है, एनसीसी है, नेहरू युवा केंद्र है, पासपोर्ट ऑफिस है, ऐसी जो सेवाएं हैं इनके जो अधिकारी हैं ये अपने जितने कम लोग हो सके उतने लोगों के साथ खुले रहेंगे और बाकियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए कौन है जो बिना प्रतिबंध के भी कार्य कर सकते हैं, तो पुलिस है, होमगार्ड, पीआरसी है, सिविल डिफेंस है, फायर इमरजेंसी है, उपनल है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, कारागार है, म्यूनिसिपल सर्विसेज हैं, ये बिल्कुल खुली रहेंगी। चिड़ियाघर का संचालन है, रखरखाव, नर्सरी, वन्यजीव, वनाग्नि, वनीकरण क्षेत्रों में सिंचाई, वृक्षारोपण, ऐसे जो वन कार्यालय हैं ये खुले हैं। विधानसभा है, सचिवालय है, ऐसी आवश्यक जो सेवाएं प्रदान करने वाले निदेशालय हैं, कमिश्नरी, कलेक्ट्रेट, जिला कोषागार, ये बिल्कुल खुले हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए कि 28 अप्रैल 2021 कार्यालय खोलने और विशेष श्रेणी के कर्मचारियों को दी गई छूट के बारे में राज्य सरकार के साथ साथ उत्तराखंड में संचालित केंद्र सरकार के विभागों में भी सख्ती से पालन किया जा रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर तो बिल्कुल मेंटेन करना ही है, साथ में कोविड प्रोटोकॉल्स को भी मानना है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा है जो कोविड-19 के अंदर ड्यूटी दे रहा है, ठीक है, तो उनके विभाग, वो कार्यालय जो हैं वो खुलवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो निजी और कॉरपोरेट सिविल सोसाइटी जो है उसके कार्यालय थोड़े से बंद रहेंगे और वो घर से जो है काम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थान, कार्यस्थल, सार्वजनिक परिवहन, इसमें फेस कवर अनिवार्य है, मैंने मास्क पहनना जरूरी है, 6 फीट की दूरी बिल्कुल ज़रूरी है, ऐसा नहीं होगा या सार्वजनिक स्थानों पर कोई थूकता है तो ये गैरकानूनी है, जुर्माना है और दंड का प्रावधान भी है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर तो वैसे भी पान, गुटखा और तंबाकू का सेवन प्रतिबंधित है। इसके अलावा 65 ईयर्स प्लस पर्सन विथ कोमोर्बिडिटीज और गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे, इन्हें केवल और केवल स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही बाहर जाने के लिए छूट दी जाएगी। अच्छा, अब मान लीजिए किसी ने कर्फ्यू का उल्लंघन कर लिया तो क्या होगा, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, इसका सेक्शन 51 to 60 जो है ये दंड के बारे में बात करता है। इसके अलावा महामारी अधिनियम 1897 जो है 1897 का, यहाँ तक कि जो आईपीसी है उसकी धारा 188 के अंतर भी इसके ऊपर कानूनी कार्यवाही जो है की जा सकती है। ये सारे के सारे जो हैं दिए गए हैं यहाँ पे। मुख्य सचिव जो हैं ओम प्रकाश जी, उनके द्वारा ये दिया गया है। मैंने कंप्लीट एनालिसिस करके आपको एक एक चीज़ बता दी है कि किससे क्या रिलेटेड है। ये पीडीएफ आप हमारे ग्रुप से, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड भी कर सकते हैं।
ठीक है। और बाकी अगर कोई इंक्वायरी आपको इससे रिलेटेड पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी गाइस। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।